केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट प्रैक्टिस सेट 3 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए देखते हैं। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। सी है, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। डी है, माता पिता को इससे सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण? जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जो शिक्षक की शिक्षण शैली होता है उससे कोई भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होता है। अधिगम अक्षमता जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन से भी हो सकता है, मंदबुद्धिता से भी हो सकता है, शैशव काल के समय दिमागी बुखार से भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन देखेंगे। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? ये है एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। मतलब ये तीनों ऑप्शन समावेशी में आता है। ये समावेशी नहीं आता क्योंकि हम अलग करके किसी भी चीज़ को हम बच्चों को बेहतर नहीं बना सकते। हमें समावेशी में सभी को साथ में लेके चलना होता है। प्रश्न संख्या है 4, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वह होता है जो अपनी बात को कई तरीके से कह सकता है, किसी भी चीज़ को कई तरीके से साबित कर सकता है या प्रूव कर सकता है। तो अपसारी चिंतन, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन वह होता है जिसमें हम किसी एक चीज़ के लिए कई तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अपसारी चिंतन प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। पहला है उच्च प्रेरणा, दूसरा है उच्च सृजनात्मकता, तीसरा है उच्च बौद्धिकता। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा 3 के बाद। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? ऑप्शन देखेंगे। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। मतलब जो ये होती है तब वे ये जल्दी करते हैं। तो इसमें क्या होगा? केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यय स्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय या स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीख, कक्षा में उपयोगी और विस्मरण। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उन्हें वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीख करते हैं।
सीखा करते हैं। जब हम जीवन से जुड़ी चीज़ों को करेंगे, हमारे जीवन में जो हो रहा है उससे रिलेटेड हम चीज़ें करेंगे, तो हम किसी भी चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या विचार हो सकता है देखेंगे। ए ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी ऑप्शन है, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। तीसरा है, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। डी ऑप्शन है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामाजिकृत हो सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है सामूहिक गतिविधियों की संस्कृति CBSE के द्वारा कौन सा कर रहा है। तो डी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 8, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। JB वाटसन के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या डी ऑप्शन एडवर्ड L थार्डाइक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। प्रश्न संख्या 9, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। गौण अनुकरण, सामाजिक अनुकरण, सामान्यीकरण अनुकरण, प्राथमिक अनुकरण। तो हम समाज में जो फैशन शो हो रहा है उससे देख के सीख रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सामाजिक अधिगम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ते समय कुछ गलतियाँ कर रहा है, लगातार गलती कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं तो पहला ऑप्शन है, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। बी है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। सी ऑप्शन है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऑप्शन डी है, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ये सही चीज़ है डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है कि छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ समय चीज़ के लिए छोड़ दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जब दोबारा हम करें तो वो बच्चा उस चीज़ को सही से सीखे, गलती ना करें। बी है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए, इससे बच्चा और बिगड़ जाएगा, सही नहीं होगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अगर हम उसे कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसे और ज़्यादा दिक्कत होगी। वह सोचेगा कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ या फिर मैं गलती कर रहा हूँ इसलिए मुझे अलग किया जा रहा है, तो उसके मन में प्रतिस्पर्धा पैदा होगी जिससे वह बच्चा और भी बिगड़ सकता है। हमें समावेशी कक्षा रखना है, हमें सभी को मिला के लेके चलना है साथ में, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे, अनुदेशन कार्य, जो पढ़ाने का अनुदेश देने का कार्य है उसे समय सारणी को जिसमें हम पढ़ा रहे हैं जिस समय पर, या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे तो हो सकता है बच्चा जिस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सही हो जाए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। पहला है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना।
समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। ए ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें परीक्षा में होने वाली चिंता को दूर करती हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ब्लूम ने क्या व्यवस्था दी थी टैक्सोनॉमी में? पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों, उपलब्धि लक्ष्यों। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 13 है, अ, ब, श 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह सब उसके भविष्य में सहायक होगा। ब, अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स, अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब, श के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो इनके उद्देश्य क्या हैं? निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता। निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन। सी में है निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा। तो हमारा जो बच्चा पहला है वो तो रोचक सब्जेक्ट को रोचक समझ रहा है और ये सोच रहा है कि हमें भविष्य में इससे सहायता मिलेगी इसलिए पढ़ रहा है। तो ये निपुणता हो गया। जो रोचकता से पढ़ेगा वो निपुण होगा उस विषय में। और दूसरा बच्चा जो है वह इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको पहला स्थान प्राप्त करना है। तो ये निष्पादन में हो गया। दूसरा बच्चा जो है उसे प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो ये निष्पादन उपेक्षा हो गया। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी? क्या था? आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा थी। सी में है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करनी थी। डी है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। जो कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए थे, संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। प्रश्न संख्या 15 है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन के द्वारा, दंड के द्वारा, मौखिक भर्त्सना के द्वारा। डी है आंशिक पुनर्बलन के द्वारा। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठिन है आंशिक पुनर्बलन के द्वारा। प्रश्न संख्या 16 है, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों की सफलता पर परस्पर तुलना करने पर। अगर हम दो बच्चों के बीच में सफलता का तुलना करेंगे तो जो बच्चा अच्छा है उसे अच्छा लगेगा और पढ़ेगा। जो थोड़ा परेशान है, नहीं पढ़ पा रहा है, वीक है, वो और भी वीक होता जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। बी है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। तो बहुत अधिक अभ्यास सामग्री नहीं दिया जाता है, इसलिए सी भी गलत, बी भी गलत हो जाएगा। सी है अनपेक्षित परीक्षा लेकर।
ये भी गलत है। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। हमें बच्चों पर भी ध्यान देना है कि उनके व्यक्तिगत प्रयास कितने हैं, हमें उनके प्रयास को ध्यान में रखते हुए निपुण करना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, ये गलत है। सामाजिक विकास, वातावरण, जो वातावरण से हमारा विकास होता है वो सामाजिक विकास होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, ये भी गलत है। शारीरिक विकास, वातावरण, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, किसके के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। बी ऑप्शन है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। सी ऑप्शन है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संरक्षण और क्या होगा इसमें? ए है सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संरक्षण और क्या है? व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में संयोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की एक समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चे को कठिनाई है। शिक्षिका के जो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो चौड़ा गिलास है और जो लंबा गिलास है दोनों में एक समान मात्रा में जूस आता है, लेकिन बच्चे जो बड़ा है वह समझ रहे हैं कि उसमें ज़्यादा जूस आएगा। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पलटावी की है। अहम केंद्रिता में जो बच्चा होता है खुद से बात करता है। विकेंद्रीकरण में किसी एक चीज़ पर ही विकेंद्रीकरण होता है। पलटावी हमारा जो होता है वो छोटे बड़े की पहचान या फिर एक समान मात्रा की पहचान नहीं कर पाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बातों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? पश्चिम परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, परापरंपरागत अवस्था या परंपरागत? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम परंपरागत अवस्था। प्रश्न संख्या 23 है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराग घटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का चिंतन त्रितंत्र सिद्धांत, बी है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टर की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, डी है स्पीयरमैन का जी कारक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। क्वेश्चन संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बी है वह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी है यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। ऑप्शन संख्या डी है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं।
तो बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? पहला है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। ये वाइगोत्स्की ने कहा है, ये गलत है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये सही, वाइगोत्स्की ने इसको सही कहा है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने बोला है। पियाजे ने बताया है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, तो इनके अनुसार ये भी ऑप्शन सही है। सी है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर ने कहा है, ये गलत है। बी.एफ. स्किनर ने ये नहीं कहा। बी.एफ. स्किनर ने अनुकरण के बारे में बताया, अनुसरण जो हम किसी को कॉपी करके सीखते हैं। डी ऑप्शन है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की ने कहा है। यह ऑप्शन भी सही है। तो सबसे कम सही है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर ने कहा ये चीज़ सबसे कम संभावना है सही होने की। 26 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जो समाज की भूमिका के कारण, न कि जैव विज्ञान मतलब जो हमारे आनुवांशिक नहीं है, केवल समाज के द्वारा वो बनाई गई हैं, तो वो हमारी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता है। जो हम जैसे कहते हैं कि लड़का खिलौना खेलता है, लड़की जो खाना बनाती है, लड़का गाड़ी चला सकता है, लड़की गाड़ी नहीं चला सकती, ये हमारा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता है जो समाज ने बनाया है। ये कोई जीव वैज्ञानिक संपत्ति का कारण नहीं सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सी ऑप्शन है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। डी ऑप्शन है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी। प्रश्न संख्या 28 है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि अगर हम कोई अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे तो अवसर मिलेगा बच्चों को अच्छा सीखने का। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर मनन कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के तथ्य के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। सी है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। हम लगातार बच्चों का परीक्षण नहीं ले सकते हैं, हमें बच्चों को एक ही बार परीक्षण ले लें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम समझाने पर और उनको तथ्य को बताने पर समय देंगे। तो सी ऑप्शन हमारा जहाँ तक गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। अगर बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है तो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएगा, इसलिए आंतरिक पृष्ठपोषण भी सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। तो जब हम कोई चीज़ उसी समय कर रहे हैं तो सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। अंतःपरक अनुदेशन 30 नंबर का प्रश्न है। अंतःपरक अनुदेशन है क्या है? कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, ये नहीं है।
अव्यवस्थित अवस्था, स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, ये भी नहीं है। सी, ऐसे समूहों का प्रयोग करना जो कभी नहीं बदलते, ये भी नहीं करना है। डी है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। अंतःपरक में सबसे अच्छा ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। बच्चों, ये था CDP का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगली वीडियो में ले आऊँगी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये 1 से 5 पेपर 1 के लिए CDP है। धन्यवाद।